हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक किए थे उसके बाद के अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म एक रिलेशन होती है टू और मोर पर्सन के बीच में, जो ये एग्री करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में मिलकर शेयर करेंगे। वो बिजनेस हम सभी पार्टनर्स चलाएंगे या एक पार्टनर्स चलाएगा सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर, तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी। उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स हैं। यदि मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स की, तो सबसे पहला पॉइंट है मेंबरशिप। देखिएगा, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। वैसे तो पार्टनरशिप के मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जब हम पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट फीचर्स है मेंबरशिप का, जिसमें हमने बताया कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम 2 मेंबर चाहिए। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके। पार्टनरशिप फर्म का सेकंड फीचर्स बताया गया है एग्रीमेंट। देखिए, जब पार्टनर्स क्या करते हैं, सुनिएगा, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है। जब पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो एट दैट टाइम वहां पर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। जी, पार्टनर्स के बीच में क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट। तो जब पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो एट दैट टाइम पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी। ओरली का मतलब उन्होंने आपस में बातचीत करके पार्टनरशिप के रूल्स और रेगुलेशन सेट कर लिए। ठीक है। और रिटन का मतलब रूल्स और रेगुलेशन रिटन में बनाए गए। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाने के लिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। जिस डॉक्यूमेंट्स में पार्टनर्स के एग्रीमेंट होगा, ठीक है ना, जिस डॉक्यूमेंट में पार्टनर्स का एग्रीमेंट होगा उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो रिटन फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे? रिटन फॉर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म का सेकंड फीचर्स है एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। और जब आप पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट को रिटन में बना रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो रिटन फॉर्म में होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने पार्टनरशिप फर्म के 2 फीचर्स डिस्कस किए। फर्स्ट फीचर्स था मेंबरशिप, जिसमें मैंने बताया कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे। पार्टनरशिप फर्म का सेकंड फीचर्स मैंने बताया एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो एट दैट टाइम वो एग्रीमेंट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। ठीक है। यदि हम वो रूल्स और रेगुलेशन रिटन में बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को कहेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो रिटन फॉर्म में बनाए जाएंगे। सही है। तो क्या बनेगा पार्टनर्स के बीच में? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बन सकता है? ओरली भी और रिटन भी। ओके। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बिजनेस। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करा जाएगा
वो जो एक्टिविटी करी जाएगी, जो बिजनेस करा जाएगा, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर हम कहने लगे कि पार्टनर, दो बंदे मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं कि चोरी का काम शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस लीगल होना चाहिए। यदि आप कोई इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप में जो भी आप बिजनेस करेंगे वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। यदि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? पढ़िएगा, ए पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। एक पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हम करेंगे वो लॉफुल होगी। लॉफुल का मतलब लीगल होगी, ठीक है। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली, जो पार्टनरशिप बनाई जाएगी वो फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, वो उस बिजनेस के लिए बनाई जाएगी विच इज लीगल, जो क्या होगी? जो कि लीगल होगी, जो कि क्या होगी? लीगल होगी, ठीक है। यदि आप चोरी, रॉबरी है ना, और स्मगलिंग, इस तरह की इसके लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ गए? तो पार्टनरशिप के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आएगी? जो भी लीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड आप बिजनेस करोगे। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट है जी प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले। सपोज कीजिए दो पार्टनर है, 3 पार्टनर ले लिया, ए बी सी, ठीक है। ये तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब बिजनेस करेंगे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो उसे जिस रेशो में, तो वो पहले से डिसाइड कर लेंगे पार्टनरशिप में कि हम अपना प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एबीसी ने डिसाइड कर लिया कि हम प्रॉफिट 3-2-1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब यही है कि जब पार्टनरशिप की जाती है तो पार्टनर्स एग्री करेंगे कि हम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? वो आपस में क्या बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि हम प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बैठकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि वहां पर उनके बीच में कोई रेशो नहीं दिया गया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, यहां तो क्या रेशो था? 3:1। यदि वहां पर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई रेशो नहीं दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस होगा तीनों पार्टनर में बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्लियर है, या तो रेशो देकर रखा जाएगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और यदि वो रेशो नहीं दिया गया है तो फिर क्या करेंगे? हम उसे प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में इक्वली का मतलब समझते हो? बराबर बराबर बांट लेंगे। समझ गए? पढ़ो। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जो पार्टनर होंगे पार्टनरशिप के, वो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, रेशो स्पेसिफाइड, जो एग्रीमेंट में रेशो दिया गया होगा उस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। इन केस नो रेशो इज स्पेसिफाइड, यदि आपको कोई रेशो नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सभी मेंबर्स के बीच में। तो वैसे तो जो रेशो दे रखा होगा उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे 3:2-1। और यदि वो रेशो नहीं दिया है तो फिर हम उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है जी लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में ध्यान से सुनिएगा, लायबिलिटी में ये बताया गया है जी, ध्यान से सुनिए, लायबिलिटी में ये बताया गया है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होगी, अंडरलाइन कर लीजिए, अनलिमिटेड होगी। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। यदि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस, यदि पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है और वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है? अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड का मतलब समझे, यदि बिजनेस में लॉस हुआ तो वो लॉस अगर बिजनेस से कवर नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होगी, अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। देखिए पहले मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 3 पार्टनर ए बी सी हैं। 3 पार्टनर क्या है, ए बी सी। जब ये तीनों पार्टनर हैं, ये तीनों ओनर भी होंगे। ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों ओनर होंगे। ओनर होने के साथ साथ ये तीनों एक दूसरे के लिए एजेंट भी होंगे। तीनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एजेंट। ठीक है जी, तीनों एक दूसरे के लिए एजेंट होंगे। इसका मतलब अगर सी ने किसी पार्टी के साथ डील करी, सी ने डी पार्टी के साथ डील करी, तो अगर सी ने डी के साथ डील कर ली तो उस बात को मानने के लिए ए और बी बाध्य हैं। यानी ए और बी को भी वो बात माननी पड़ेगी जो एग्रीमेंट किसने कर लिया, सी ने किसके साथ किया, डी के। तो इस एग्रीमेंट को किस को मानना पड़ेगा, ए और बी को। तो यही बताया गया है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। तो यही क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, पार्टनर्स क्या होंगे, ओनर तो होंगे ही, साथ में एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एजेंट। क्योंकि एजेंट इसलिए हैं, यदि किसी एक पार्टनर ने किसी और पार्टी के साथ डील कर ली तो उस बात को मानने के लिए बाकी पार्टनर्स भी बाध्य होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर डील किसने की, सी ने किसके साथ की, डी के लिए। तो उस एग्रीमेंट को किस किस को मानना होगा, ए और बी को। तो यही कहलाया गया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए ओनर तो है ही, साथ में एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं। ठीक है, एजेंट इसलिए हैं यदि किसी एक पार्टनर ने किसी और बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो बाकी पार्टनर्स को उस बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए ये जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स अपने शेयर को बिना किसी अदर पार्टनर की सहमति लिए हुए किसी और अदर पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए 3 पार्टनर हो गए ए बी सी। ठीक है, 3 पार्टनर है क्या, ए बी सी। ये 3 पार्टनर है ए बी सी। सी अपने शेयर को डी को देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सी अपने शेयर कब डी को देगा, जब ए और बी इस पर अपनी सहमति देंगे। समझ गए क्या। तो यदि एक पार्टनर अपने शेयर को किसी दूसरे बंदे को देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरे बंदे को। वो कब दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है, जब और अदर पार्टनर इस पर अपनी सहमति दे दें। तो मैंने कहा यहां पर सी अपने शेयर किसको देना चाह रहा है, यस डी को। सी अपने शेयर डी को ट्रांसफर करना चाह रहा है, नहीं कर सकता। केवल एक शर्त पर कर सकता है, यदि सी को इस बात की परमिशन कौन दे दे, ए बी, कि भाई आप अपने शेयर डी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ही वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में यही बताया गया है कि जो पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने शेयर को तभी ट्रांसफर कर सकता है जबकि अदर पार्टनर ने इस बात पर अपनी सहमति दे दी हो। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है जी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है ना जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना जी, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपल्सरी नहीं है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, कि वो अपने आप को क्या करे, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप अपने आप को क्या करे, रजिस्टर्ड करे। However, the partners prefer to get the partnership firm registered. लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करें, क्योंकि यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो उससे पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं।
क्लियर है? दोबारा से फोकस करें। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो वैसे तो क्या कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या करा लें, रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ एडवांटेज लेने के लिए पार्टनर्स चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। सभी पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में क्या करें, मैनेज करें। तो सभी पार्टनर्स को इस बात को अलाउ किया जाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में क्या करें, मैनेज करें। दे में स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स का इस वर्क, स्पेसिफिक वर्क, यानी जो पार्टनर्स को वर्क करना है, जिस एरिया में वर्क करना है, उस वर्क को पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है कि पार्टनर अपना ये वर्क करेगा। ठीक है, तो सभी पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करे, और सभी पार्टनर्स का वर्क एरिया पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड। जनरली जो पार्टनरशिप का डे बाय डे वर्क होगा वो तो 1 और 2 पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, और जितने भी क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर्स की सहमति से लिए जाते हैं। तो डे बाय डे वर्क तो 1 और 2 पार्टनर्स कर लेंगे, और यदि कोई क्रूशियल डिसीजन लेना है तो सभी पार्टनर्स की सहमति से वो क्रूशियल डिसीजन होता है। समझ में आ गया? तो वैसे तो पार्टनरशिप फर्म को सभी पार्टनर्स मैनेज करते हैं। पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है कि कौन सा पार्टनर किस एरिया में वर्क करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और इसमें अगर देखें तो डे बाय डे वर्क तो 1 और 2 पार्टनर कंप्लीट कर लेते हैं, और यदि कोई क्रूशियल डिसीजन लेना है तो सभी पार्टनर की कंसल्टेशन से लिया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट वाला पॉइंट है टाइम पीरियड। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? टाइम पीरियड। पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू। पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी जब तक सभी पार्टनर्स की इच्छा होती है कि पार्टनरशिप फर्म चलती रहे। तो पार्टनरशिप फर्म कब तक चलती रहेगी? जब भी सब पार्टनर्स की इच्छा होगी कि पार्टनरशिप फर्म चलती रहे। लीगली यदि लॉ के हिसाब से देखें तो ये बंद हो जाती है, एंड हो जाती है एट द रिटायरमेंट। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? एंड। वैसे तो लीगली वैसे तो चलती रहती है जब तक सभी पार्टनर्स की इच्छा होती है, लेकिन लीगली कब एंड हो जाएगी? या तो पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए। पार्टनर की डेथ, यदि किसी एक पार्टनर की डेथ और रिटायर होने के बाद भी बाकी बचे पार्टनर चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म चलती रहे, तो पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बस यही बताया गया। तो टाइम पीरियड में क्या बताया कि पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी जब तक सभी पार्टनर की डिजायर होती है। ठीक है, लीगली वो कब एंड हो जाएगी? यदि किसी पार्टनर की डेथ या क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। लेकिन यदि बाकी पार्टनर चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म चलती रहे, तो पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये तो फीचर्स थे पार्टनरशिप फर्म के। फीचर्स कह लो, मेरिट्स कह लो, बात एक ही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या डीमेरिट्स है? यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बताया, पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। यदि बिजनेस में लॉस हो गया और वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हो पा रहा है, यदि बिजनेस में क्या हो गया, यदि बिजनेस में लॉस हो गया और वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। तो ये ही पार्टनरशिप की एक डीमेरिट्स है, जहां पर बताया गया है कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। यदि पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया और वो बिजनेस के लॉस से कवर नहीं हो पाया, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप की डीमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ओके, सेकंड क्या है? पार्टनरशिप की सेकंड डीमेरिट्स क्या है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए, इसमें बताया गया दी पार्टनर्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर देयर शेयर टू एनी अदर पर्सन। पार्टनर अपने शेयर किसी अदर पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो पार्टनर अपने शेयर किसी अदर पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता।
इफ ही शी इज विलिंग टू डू, यदि कोई इस तरह का काम करना चाहता है तो उसे सभी पार्टनर की सहमति लेनी होगी। जी ये बताया था मैंने, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सी अपना शेयर किसको देना चाहता है, डी को, तो वो नहीं दे सकता। सबसे पहले उसे क्या, ए बी से सहमति लेनी होगी। यदि ए बी से सहमति मिलेगी तो ही वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर पाएगा, नहीं अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्या है जी, कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान से सुनना इसे बुक से। पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। जो पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आते हैं। दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, और उनके ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओपिनियन का मतलब विचार, उनके विचार भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो पार्टनर्स आएंगे पार्टनरशिप फर्म में वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। किससे आते हैं, किससे आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आते हैं, और उनके इस कारण से जो ओपिनियन भी होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। उनके ओपिनियन भी क्या होंगे भाई, उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और ये बताया गया कि यदि कोई पार्टनर रिजिड एटीट्यूड का है, रिजिड का मतलब जो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करता, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई सीधा से सुनो, कॉन्फ्लिक्ट में ये बताया गया कि जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे तीन पार्टनर है एबीसी, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं, इनका ओपिनियन भी अलग अलग होगा। और यदि इनमें से किसी का एटीट्यूड ऐसा है, वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता, तो पार्टनर के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में ये बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, यदि को अंडरलाइन कर लो डेथ, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब वो पागल हो गया, इनकैपेसिटी का मतलब वो पागल हो गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यदि कोई किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई तो पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी है, पार्टनरशिप फर्म का कोई सर्टेन टाइम नहीं होता, अनिश्चित होता है कि यदि किसी एक पार्टनर की भी क्या हो गई, डेथ हो गई और वो पागल हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। जी अभी म्यूचुअल एजेंसी का बताया था, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों क्या हैं, ओनर, और तीनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, एजेंट। यदि सी ने डी के साथ कोई डील कर ली, सी डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इसने अपने फायदे के लिए डी के साथ डील कर ली, डील ऐसी हुई जिससे सी को तो फायदा होगा और ए बी को लॉस होगा, तो ये डिसएडवांटेज है म्यूचुअल एजेंसी का कि रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क रहता है, जिसमें क्या रिस्क है कि सी ने डी के साथ डील करी, ये डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इसने अपने फायदे के लिए डी के साथ डील करी, इस बात को ए बी को भी मानना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क रहता है म्यूचुअल एजेंसी में। क्या रहता है, ये एक रिस्क रहेगा म्यूचुअल एजेंसी में कि यदि कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बाकी पार्टनर्स को। जैसे सी ने किसके साथ डील की, डी के साथ, अपने फायदे के लिए कि मुझे फायदा होगा, और ए और बी को लॉस होगा, तो ए और बी को भी वो बात माननी पड़ेगी, तो इससे ए और बी को लॉस हो जाएगा। तो यही एक रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रहता है, रिस्क रहता है बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात। और एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा था, उसे लिख रहा हूं, 6 पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जी लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस में बताया गया कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो अपने अकाउंट्स और द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट, पब्लिक कम विश्वास करती है पार्टनरशिप फर्म पर, बिकॉज ऑफ द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश। जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स होते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पब्लिश नहीं किया जाता। उनको क्या नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जाता। तो इससे लोगों का पार्टनरशिप फर्म पर बिलीव नहीं होता।
तो लोगों का पार्टनरशिप फर्म पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको क्या नहीं किया जाता? उनको पब्लिश नहीं किया जाता। तो जब उनको पब्लिश नहीं किया जाता तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फर्म पर इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो ये भी एक डीमेरिट्स है पार्टनरशिप फर्म की। ओके तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स हैं और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप फर्म की क्या डीमेरिट्स हैं। ओके, थैंक यू।